हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 कॉमर्स एजुकेशन पर स्वागत है। आइए हम लोग सब्जेक्ट इनकम टैक्स का इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का स्टडी करेंगे। आइए जिसमें से आज हम लोग का टॉपिक है परक्यूजिट। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि टाइप्स ऑफ परक्यूजिट कितना है। टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स परक्यूजिट्स 4 टाइप्स है। पहला टैक्सेबल परक्यूजिट्स, परक्यूजिट फॉर ऑल एम्प्लॉय। ठीक है। सेकेंड है टैक्सेबल परक्यूजिट्स फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय। स्पेसिफिक एम्प्लॉय। थर्ड है टैक्स फ्री परक्यूजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय। और लास्ट है फ्रिंग बेनिफिट यानी अतिरिक्त लाभ, बेनिफिट्स। ठीक है, ये टोटल 4 है, जिसमें से आज हम लोग का ये 4 टॉपिक में से आज हम लोग कुछ एक परक्यूजिट के बारे में जानेंगे कि कितना हद तक टैक्सेबल होगा और कितना एग्जेम्प्टेड होगा। आइए जिसका टॉपिक होगा रेंट फ्री हाउस। ये फैसिलिटी है, रेंट फ्री हाउस यानी मकान की सुविधा। इसको हम लोग एकोमोडेशन भी बोलते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है। चलिए, जो मकान की सुविधा मिलेगी 2 एम्प्लॉय को। ठीक है, 2 एम्प्लॉय कौन कौन? पहला गवर्नमेंट, दिख रहा है ना, पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेकंड अदर एम्प्लॉय। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अदर एम्प्लॉय। पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा क्या हो गया? अदर एम्प्लॉय। ठीक है, चलिए इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कह सकते हैं। ठीक है, अदर एम्प्लॉय में कौन होगा? एक पहला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, तो दूसरा कौन हो गया? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए, ठीक है, दिख रहा है। ये फर्स्ट नंबर में है, ये सेकंड नंबर में। चलिए फर्स्ट कैलकुलेशन जानते हैं किसके बारे में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में। फर्स्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखिए, यदि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि वो किसी कंपनी में कार्य करता है या गवर्नमेंट के यहाँ काम करता है, तो उसे मकान की सुविधा मिलती है। अब इसमें से हम लोग को ये कैलकुलेशन करना है कि कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है, आइए रूल जानते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रूल्स। क्या रूल है?
दिख रहा है ना। चलिए फर्स्ट कंडीशन में है कि मान के चलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो मकान की सुविधा मिली है उसमें अनफर्निश हाउस है। यानी अनफर्निश हाउस का मतलब क्या है, उसमें गीजर रेफ्रिजरेटर ये सब की सुविधा नहीं मिली हुई है। ठीक है, यानी सिंपल सिर्फ मकान दिया गया है। तो क्या होगा, वैल्यूएशन किस तरह से टैक्सेबल होगा। तो फर्स्ट केस में आप लिख सकते हैं अनफर्निश हाउस, यानी अनफर्निश हाउस के कंडीशन में अनफर्निश्ड हाउस। ठीक है, अनफर्निश हाउस के कंडीशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट अमाउंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाएगी अमाउंट्स वो अमाउंट हो जाएगा। और सेकेंड माइनस हो जाएगा इसमें अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय उस मकान से रिलेटेड किसी तरह का कोई रेंट यदि पेमेंट करता है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो बैलेंस वैल्यू बचेगा उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, यानी डिटरमाइन कौन करेगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन में जो है टैक्सेबल डिटरमाइंड, टैक्सेबल एज डिटरमाइंड बाय किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टैक्सेबल किसके द्वारा डिटरमाइन किया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंडीशन में, तो गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट कंडीशन में क्या बताएं कि यदि अनफर्निश हाउस रहेगा, यानी जो कर्मचारी को मकान की सुविधा दी गई है उस मकान में कोई रेफ्रिजरेटर गीजर किसी तरह का इक्विपमेंट नहीं लगे हुए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनफर्निश हाउस कहते हैं। तो किस तरीके से वैल्यूएशन तय किया जाएगा, तो अमाउंट एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी जो गवर्नमेंट तय करेगी अमाउंट वो, और उसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। यानी अगर यदि एम्प्लॉय किसी तरह का अमाउंट पेमेंट करता है उस मकान से संबंधित तो माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा रेंट फ्री हाउस का। ठीक है, अब इसी में जानते हैं यदि फर्निश हाउस रहेगा तो यानी उसमें उस मकान में रेफ्रिजरेटर गीजर यदि लगा रहता है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सिंपल है, यानी क्या लिखेंगे, फर्निश हाउस। सेकेंड कंडीशन में है यदि फर्निश हाउस रहता है तो क्या होगा, ये क्वेश्चन में क्लेरिफाई रहेगा स्टूडेंट्स कि ये फर्निश हाउस है या फिर अनफर्निश हाउस है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन होगा। पहला अमाउंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स, फर्स्ट अमाउंट। सेकेंड इसमें माइनस हो जाएगा अमाउंट अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, ये माइनस हो जाएगा। ये जो वैल्यू आ जाएगी इसमें से यदि फर्निश हाउस रहता है तो प्लस क्या हो जाएगा, एड 10% ऑफ फर्निश का कॉस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखिए ब्रैकेट में कॉस्ट, यानी जो फर्नीचर का यानी जो फर्निश हाउस रहेगी यदि फर्निश हाउस का कॉस्ट वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, ओहो नहीं दिख रहा था क्या, चलिए अब दिख रहा है ना। ओहो अच्छा, यहाँ ये प्रॉब्लम है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि फर्निश हाउस रहता है तो 10% फर्नीचर का जो कॉस्ट रहेगा
जो वहाँ पे इक्विपमेंट लगी रहेगी उसका, उस वैल्यू का यानी उस कॉस्ट का 10% क्या हो जाएगा, वैल्यू में ऐड हो जाएगा, और तब ये टोटल आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कंडीशन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अदर एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट हम लोग के लिए हो चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में है अदर एम्प्लॉय यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, आइए सेकेंड में है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, ओहो हाँ चलिए ठीक है, सेकेंड में है नॉन गवर्नमेंट, ओहो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलिए या फिर अदर एम्प्लॉय के कंडीशन में। देखिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी अदर एम्प्लॉय के कंडीशन में दो क्लास में डिवाइड होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगा हाउस owned by एम्प्लॉयर या फिर ऑनर कर सकते हैं कंपनी। ठीक है, कंपनी। सेकेंड कंडीशन में होगा हाउस टेकन या फिर रेंट बाय कंपनी या फिर एम्प्लॉयर। ठीक है, दिख रहा है ना, चलिए इसको यहाँ तक लाते हैं, एम्प्लॉयर या फिर कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यदि अब अदर एम्प्लॉय है तो इसको दो भागों में बांटा गया है कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर कंपनी, हाउस टेकन या रेंट बाय द एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है कि जैसे यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मकान की जो सुविधा मिल सकती है दो तरीक़ा से मिल सकती है। फर्स्ट केस में होगा, हो सकता है कि आप जिसके यहाँ कार्य कर रहे हैं उसका खुद का मकान है। ठीक है, उसका खुद का मकान है। और दूसरा कंडीशन में हो सकता है कभी उस कंपनी का खुद का मकान नहीं है रहने का, तो वो टेकन पर लेके दे सकता है, यानी मतलब किराया पर लेकर दे सकता है मकान। तब दोनों कंडीशन में कितना वैल्यूशन होगा यानी कितना वैल्यू होगा, और वैल्यूशन का कितना आपके लिए टैक्सेबल होगा, कितना एग्जम्प्टेड होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना आपके लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। आइए चलिए, फर्स्ट कंडीशन में हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो इसका जो डिटरमाइंड होगा पॉपुलेशन के आधार पर। ठीक है, पॉपुलेशन के आधार पर डिटरमाइंड होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं। पॉपुलेशन मतलब क्या, जो आपको हाउस यानी मकान जो मिली है वो किस शहर में मिली है और उस शहर की जनसंख्या कितना है, ये तय होगा, उसके अकॉर्डिंग मकान का वैल्यू तय होगा। ठीक है, चलिए आइए, तो पहला है कि पॉपुलेशन 25 लाख से, ये देखिए इधर का इंडिकेशन है, मतलब ज़्यादा है, पॉपुलेशन क्या है ज़्यादा, कितना से 25 लाख से। ठीक है, 25 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इसका टैक्स रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सामने हम लिख दे रहे हैं, टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 15% ऑफ सैलरी का। ये सैलरी का मतलब हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड में हो जाएगा, सेकेंड 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा
ठीक है, यहाँ हो जाएगा पॉपुलेशन और 25 लाख से कम। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम। तो कितना हो जाएगा टैक्स रेट? एट द रेट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी, यहाँ पे भी सैलरी का मतलब आगे देखेंगे। और थर्ड होगा 10 लाख से ज़्यादा, क्या चीज़? पॉपुलेशन नहीं, क्या होगा? सॉरी स्टूडेंट्स, 10 लाख से कम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन बताया गया है, 10 लाख से क्या होगा? कम रहेगा। ठीक है, पॉपुलेशन 10 लाख से कम रहेगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसको देखते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट केस में क्या बताएं? पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा रहेगा, यानी एक्सीड, 25 लाख से ज़्यादा एक्सीड। ठीक है, यदि 25 लाख से पॉपुलेशन जिस शहर की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पे टैक्स रेट कितना अप्लाइड होगा? तो 15% ऑफ सैलरी का। ठीक है, और सेकेंड होगा 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इंडिकेशन जो है हम लोग गलत किए हैं क्या? ये इंडिकेशन इस तरीके से हो जाएगा, यानी 10 लाख से एक्सीड होना चाहिए, 10 लाख से ज़्यादा। पॉपुलेशन 10 लाख से क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन 25 लाख से कम होगा। ठीक है, तब कितना हो जाएगा? 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा। और थर्ड क्या होगा? पॉपुलेशन देखिए 10 लाख से कम, पॉपुलेशन जो होगा 10 लाख से कम होगा, तो क्या हो जाएगा? टैक्स रेट क्या हो जाएगा? 7.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी सैलरी का मतलब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग का हो गया। दी हॉस किसका रहता है? एम्प्लॉयर का रहेगा। ठीक है, हॉस यहाँ पे किसका रहेगा? एम्प्लॉयर का हॉस रहता है। तब वहाँ पे जो टैक्स रेट तय होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। क्या होगा? जैसे 25 लाख से एक्सीड पॉपुलेशन जिस शहर के रहेगी वहाँ पे 15% ऑफ सैलरी हो जाएगा। सेकेंड में बताएं कि 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम, तो 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड होगा कि 10 लाख से कम, तो 7.5% ऑफ सैलरी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि मकान मालिक ने यानी कंपनी ने रेंट पर लेकर दिया हो तब क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। इसमें सिंपल सा कंडीशन है, रूल। क्या रूल होगा? फर्स्ट, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। सिंपल सा इसका है कि मकान यदि मालिक ने किराया पर लेकर दिया है, तो मालिक ने किराया पर लेकर दिया है तो मालिक ने क्या करेगा? किराया भी देगा, यानी रेंट पेमेंट करेगा। वो अमाउंट हो जाएगा फर्स्ट, और सेकेंड हो जाएगा 15% ऑफ सैलरी। ध्यान रखिएगा, सैलरी का मतलब अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो दोनों में से विच एवर इज लेस हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में जो कम होगा वो आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। इसमें से एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि यदि नोट में इसको लिखिए, नोट में यदि फर्निश हाउस रहेगा, फर्निश हाउस रहता है तो क्या हो जाएगा? 10% ऑफ फर्नीचर का जो कॉस्ट वैल्यू होगा उसका वैल्यू में ऐड हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन के लिए हो जाएगा। ठीक है, यदि हाउस ऑन बाय एम्प्लॉयर, खुद का अपना मकान रहता है मालिक का, या फिर टेकन पर लेकर देता है, दोनों कंडीशन में ये अप्लाइड होगा फर्निश हाउस के लिए। यदि फर्निश हाउस रहता है मकान में तो 10% एक्स्ट्रा ऐसो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट एक देखते हैं, सैलरी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, आइए
दिख रहा है ना, सैलरी इक्वल। और स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जब भी इस तरीके से वीडियो आता है तो सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंचेगी। और आप ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, पहला बेसिक सैलरी, पहला हो जाएगा बेसिक सैलरी। ध्यान रखना स्टूडेंट से, बेसिक सैलरी यानी कौन कौन यहाँ पे लिया जाएगा बेसिक सैलरी में। जैसे कभी क्या होता है, एरियर्स रहता है, कभी एडवांस रहता है, तो ये सभी को नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा मैं तो यहाँ पे लिख दिया है एरियर और एडवांस को नहीं लेना है। ठीक है, एरियर और एडवांस सैलरी को नहीं लेना है, बेसिक सैलरी सिर्फ करंट ईयर का लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, करंट ईयर का सिर्फ लिया जाएगा, ना एरियर को लेनी है बेसिक सैलरी में, ना एडवांस को लेनी है। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस में याद रखिएगा यहाँ पे फॉर्मिंग पार्ट लिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट, डियरनेस अलाउंसेस में फॉर्मिंग पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा फी, कमीशन। कमीशन के लिए हम लोग देखते हैं फिक्स परसेंट ऑन टर्नओवर, तो ये कंडीशन इसमें अप्लाइड नहीं होगा। बाकी ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस हो जाएगा। ठीक है, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ कुछ ऐसे चीज़ है जो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ इसमें ऐसे चीज़ है जो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन ऐसा अमाउंट है जो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक से ही बताता हूँ ये चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट है इसमें। आइए हम बताते हैं बुक से। देखिए कहाँ पे है ये बुक वाला, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे है, आइए देखते हैं। दिख रहा है ना कौन कौन सा अमाउंट को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास हिंदी बुक ही है। ठीक है, देखिए क्या क्या हम लोग लिए। सो देखिए अभी क्या लिए यहाँ पे, वेतन यानी सैलरी। क्या क्या लिया गया, मूल वेतन लेना, अग्रिम एवं अवशिष्ट वेतन को छोड़कर, एरियर को नहीं लेनी। ठीक है, बोनस लेना है, कमीशन लेना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का हो जिसका गणना या भुगतान का आधार कुछ भी हो सकता है। महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, यह यदि यह सेवा शर्तों के अंतर्गत हो। ठीक है, इसे अवकाश ग्रहण की सुविधाओं में शामिल किया जाता है। ठीक है, मतलब जो रिटायरमेंट के बेनिफिट में इंक्लूड किया जा रहा है वैसे ही अलाउंसेस को लिया जाएगा। नेक्स्ट है समस्त कर योग भत्ते, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जो मैंने बताया। मौद्रिक भुगतान, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे, प्लस कर देंगे, मॉनेटरी पेमेंट, जो भी मॉनेटरी पेमेंट होगा उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, आइए अब देखिए इसमें कुछ कुछ क्या कहता है कि भुगतान है लिया जाएगा, लेकिन किंतु निम्नलिखित को वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। कौन कौन सा आइटम को नहीं लिया जाएगा, देखिए फर्स्ट है सभी कर मुक्त भत्ते, जो जैसे सवारी भत्ता, दौरे पर जाने का यात्रा भत्ता। ठीक है, सभी कर मुक्त भत्ते, जो एग्जम्प्टेड होता है वो तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि वो टैक्स अमल में भी नहीं ऐड होगा, तो यहाँ पे भी नहीं लिया जाएगा सैलरी में। जैसे कौन कौन सा है, सवारी भत्ता हो गया, कन्वीनियंस और दौरे पर जाने की भत्ता, ट्रेवलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
अधिनियम की धारा 17 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत प्राप्त अनुलाभों का मूल्य जैसे नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ओर से चुकाया गया आयकर और रोजगार कर, यानी कौन कौन सा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स, ये भी यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कौन पहला कौन सा हो गया, वर्कर टैक्स और दूसरा प्रोफेशनल टैक्स, ये नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये कितना भी मौद्रिक में पेमेंट रहेगा बट इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड में है, दिख रहा है ना, चलिए नेक्स्ट है, देखिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ओर से चुकाई की गैस, बिजली, पानी के बिलों की रकम अथवा कर्मचारी को उसकी प्रतिपूर्ति को वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब कौन कौन सा, गैस का बिल हो गया, बिजली का, पानी बिल हो गया, इस सभी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा ये सैलरी कैलकुलेशन में। नेक्स्ट है, ऐसे सभी मौद्रिक भुगतान जो अनुलाभ के रूप में है वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मौद्रिक भुगतान जो अनुलाभ के रूप में है यानी परक्यूजिट रहेगा, वो कितना भी मॉनेटरी पेमेंट रहेगा बट उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, फैसिलिटी है, परक्यूजिट है। नेक्स्ट क्या है, सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते, ये भी नहीं लेंगे कि वह रकम जो धारा 16 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कटौती योग्य है, इस भत्ते की कटौती योग्य राशि का वर्णन इस अध्याय में पीछे आंशिक करमुक्त भत्तों के अंतर्गत किया जा चुका है। मतलब कौन सा भी नहीं लेंगे, सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन की भत्ता की रकम जो धारा इतना के अंतर्गत कटौती योग्य, मतलब जो एग्जम्पशन है, जैसे मनोरंजन का है 5,000 रुपया एग्जम्पशन है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे जितना वो कटौती योग्य है। ठीक है, यानी एग्जम्प्टेड है। सेकेंड है, नेक्स्ट है, कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियोक्ता का अंशदान, यानी कि प्रोविडेंट फंड में जो नियोक्ता का अंशदान होगा वो यहाँ पे सैलरी के कैलकुलेशन में हम लोग नहीं लेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, भविष्य निधि खाते में जमा की गई ब्याज, यानी जो यहाँ पे मालिक ने जमा करेगा प्रोविडेंट फंड में अमाउंट, उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इंटरेस्ट का भी अमाउंट इस सैलरी के कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। और नेक्स्ट है, अग्रिम वेतन जो गत वर्ष से संबंधित नहीं है। देखिए अभी हमने बताया था यहाँ पे कि अग्रिम यानी एडवांस हो या एरियर नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अंतरिम सहायता, इंटरिम रिलीफ, ये भी नहीं लिया जाएगा। बकाया वेतन, एरियर सैलरी, ये भी नहीं लिया जाएगा। और है चिकित्सा के खर्चों की प्रतिपूर्ति, ये सभी नहीं लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। मैंने समझाने का प्रयास किया, बहुत कम समय में बहुत कुछ मैंने बताने का प्रयास किया स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आया है। ठीक है, चलिए, और स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाकर बताऊंगा, और इसमें भी एक सारा और फैसिलिटी है, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट फैसिलिटी हो गया मोटर कार का, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। मोटर कार का फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को मिलता है, तो उसमें भी ये कैलकुलेट करके हम लोग को देखनी होगी कि कितना एग्जम्प्टेड होगा, कितना टैक्सेबल होगा। सेकेंड है, यदि होटल की फैसिलिटी मिलती है, ये हो जाएगा। तो और भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो भी हम लोग को इनकम फ्रॉम सैलरी में देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत बड़ा ये पार्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे फिर मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मेहनत है हम लोग का, मेहनत करके हम आप सभी को ये देने का प्रयास करते हैं। बाकी हम लोग अपने कोचिंग क्लास में बच्चों को देते ही, लेकिन आप सभी के लिए जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो भी गांव में रहते हैं, तो अगर यदि इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और उनको सुविधा नहीं मिल पाती, तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैंने कुछ समरी में समझाने का प्रयास किया स्टूडेंट। और यदि आप पढ़ भी रहे हैं और यदि हमारे इस वीडियो से तनिक भी यदि बेनिफिट हुआ स्टूडेंट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।